गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेम आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु और एंड न्यू यूनिवर्स। बेटा, आप लोगों को पीवाईक्यू सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में मैंने लास्ट लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस कराए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए थे। वो क्वेश्चन और प्लस अगला जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनके क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करता हूँ। बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया, कहीं मैं बिजी था, इसी वजह से नहीं लेक्चर्स आपको मिल पाए। बट चलिए स्टार्ट करते हैं, अब कंटिन्यू आपको फिर इधर से मिलता रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आया हुआ आपका एग्ज़ाम में 2016 वर्क पावर एनर्जी। क्या है आपका? वर्क पावर एंड एनर्जी का 2016 का क्वेश्चन है बेटा आपका। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force F equal to 2 I cap plus 3t square j Newton, where I, j are the unit vectors along the x axis and y axis respectively. What power will be developed by the force at the time t? आपसे पावर पूछा जा रहा है, ठीक है, एट द टाइम t। तो आपको पता है इसमें देखिए क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए। आपको पता कि पावर इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स टू F डॉट V। F तो आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में, मास भी दे रखा है M इक्वल टू 1 kg, फोर्स आपका दे रखा है F इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पावर क्या होगा। तो यहाँ पे फोर्स तो दे रखा है, वेलोसिटी मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए आपका F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, m इंटू ए या m डी वाई। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, या यहाँ से आप लिख सकते हैं डी वी इक्वल्स टू एफ अपान एम डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे m की वैल्यूज़ कितना दे रखा, 1 पुट कर दीजिए, ख़त्म हो गया। f की वैल्यूज़ कितनी दे रखी, यहाँ पुट कर लीजिए, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डी टी, और यहाँ आपका हो गया डी वी, ठीक है। यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और इधर आपका हो जाएगा t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपान 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया t स्क्वायर आई कैप प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, t क्यूब अपान 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t क्यूब j कैप, ठीक। वेलोसिटी आपको मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर। अब आप यहाँ से इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का लेना है, तो फोर्स तो दे ही रखा आपका। देखिए फोर्स ये है, लिख लेते हैं एक बार चाहें तो, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्या है, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। इसका डॉट क्या आएगा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब प्लस 3t टू द पावर 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा पावर। देखिए शायद कोई ऑप्शन ऐसा दिया होगा, देखा जाए क्या दिया है। हाँ, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। इतना क्या हो जाएगा बेटा, वाट हो जाएगा। तो नोट करिए, एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, बहुत ही आसान है ये तो, और आसान ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुके हैं एक बार पहले भी। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप टू 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। व्हेन अ फोर्स 4 आई प्लस 3 जे न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द फोर्स। तो पहले पोजीशन पार्टिकल के क्या थी, R1, देखिए क्या दे रखा आपका, R1 दे रखा -2 आई कैप
प्लस 5j कैप और वेक्टर R2 दे रखा फाइनल पोजीशन 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। R2 माइनस R1 कितना आएगा, यहाँ देखिए j है ये, तो ये आपका यहाँ 0i कैप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i कैप और माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये R2 माइनस R1 हो गया। वर्क इक्वल टू क्या, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक, W इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दे रखा आपके क्वेश्चन में, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j कैप डॉट 2i माइनस j प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 4 2 जा ये हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ k का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ 3 तो 0 हो जाएगा, तो -0। ये कितना आ गया आपका 5 जूल। कोई ऑप्शन इसमें होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 43 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है बेटा, कोलिजन पे बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to raise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block. ठीक है, पहले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से इसको समझाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है और फिगर के साथ आपको समझाते हैं बेटा। एक आपका ये वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक ये ऐसा है। ठीक, ये आपका इसका जो हैंग किया हुआ रस्सी है ये आपका 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट है जो कि ऐसे यहाँ से चली। ठीक, और ये है 10 ग्राम। ठीक है, और इसकी स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से इस ब्लॉक में ये स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, और ये ब्लॉक का मास कितना दे रखा है 2 kg। क्लियर। एज ए रिजल्ट द सेंटर, अब जैसे इस ब्लॉक में स्ट्राइक करेगा बुलेट तो ये इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। देखिए ये ब्लॉक कुछ ऐसे आएगा और ब्लॉक मान लीजिए ये हैंग किया हुआ था, ब्लॉक यहाँ से ऐसे आ गया। ठीक है, और बुलेट ऐसे आपकी निकल गई। ये आपका हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है ये आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ब्लॉक यहाँ पहुँच गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ देखिए, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपका मान के चलिए ये आपका हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। स्पीड ऑफ द बुलेट पूछा जा रहा है, इसकी स्पीड। मान लीजिए इसकी स्पीड को हम लोग v2 ले लेते हैं। यहाँ स्पीड u1, इसकी आपका ये इसको u1 लिख लेते हैं। ठीक, और इसका u2 कितना है, ब्लॉक दो बॉडी का कोलिजन हो रहा है, ब्लॉक की स्पीड इनिशियली क्या है 0। ठीक है, अब ब्लॉक की स्पीड यहाँ पे मान लेते हैं, जब इस पर स्ट्राइक किया होगा तो इसकी स्पीड हो गई आफ्टर कोलिजन v1, और बुलेट की स्पीड जो है मान लीजिए ये बुलेट है, मान लीजिए इसकी स्पीड क्या हो गई v2। आपसे पूछा जा रहा है बुलेट की स्पीड क्या होगी आफ्टर इट इमर्जेज आउट। ठीक, सबसे पहले तो एक काम करिए कि इसमें कोलिजन हो रहा था, आपको पता कि हर तरह के कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करिए बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 400 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 400 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ग्राम में है वो तो उसको केजी में कन्वर्ट करिए तो कितना आ जाएगा, इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम ऑफ दिस बिफोर कोलिजन, इसका मोमेंटम तो 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है।
अब इसकी इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी v1, तो ये हो गया 2v1 प्लस इसका मास कितना था आपका, वही रहेगा, ठीक है, 400 इंटू 10⁻³ इंटू v2। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 = 2v1 और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 0.4, ठीक है, सॉरी ये तो वेलोसिटी थी इसकी v2 और इसका मास बुलेट का कुछ और दिया हुआ है। कहाँ पे 10 ग्राम है बेटा, ये 10 है, तो यहाँ हो गया 10 इंटू दिस, तो ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी आपका 2v1 और यहाँ आपका हो जाएगा 0.01 इंटू v2। इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, यहाँ पे ये इतनी हाइट पे गया तो इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इसकी लॉस इन, जैसे जैसे ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा। तो गेन इन पी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। बात समझ में आ गई? अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh, तो मास कितना, चलिए अभी लिख लेते हैं, mgh इक्वल्स टू हाफ m v, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। देखिए m तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका g की वैल्यू हो गई 10, h कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 1/2 v1²। ये तो आपका 1 हो गया, तो v1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, √2, या इसको लिख सकते हैं 1.414। ये v1 की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका v2 सॉल्व होकर के आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा बेटा, 4 = 2 इंटू v1 मतलब 1.414 प्लस 0.01 v2। यहाँ से v2 आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपकी आएगी 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सोल्यूशन, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, और एक अच्छा क्वेश्चन नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी कोलिजन पे ही बेस्ड है। 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड -0.3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली कोलाइड elastically in one dimension. The velocities of B and A after collision respectively will be। आपको पता है अगर इलास्टिक कोलिजन है और दोनों बॉडी के मास सेम हैं तो उनकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जिसकी वेलोसिटी 0.5 था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी -0.3 और जिसकी वेलोसिटी ये -0.3 था उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.5। तो इफ़ द कोलिजन इज़ elastic and one dimension and if the masses of the colliding body are same then after collision their velocities are interchanged। ये याद रखिएगा बेटा। तो सीधे सीधे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। Take G constant with the value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force of the air। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में मास ऑफ वाटर दे रखा है m 1 ग्राम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ kg। पहली चीज़, और कितनी हाइट से ये गिर रही है 1 किलोमीटर। हाइट कितना दे रखा 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। आगे दे रखा था स्पीड
ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जी की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरे केस में पूछा गया है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स W इक्वल्स टू क्या होगा? कितनी हाइट से गिर रही है? 1 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका mgh। m कितना हो गया आपका? 10⁻³ g कितना हो गया? 10। हाइट कितना? 10⁻³ तो ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया? 10 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इसको लिख सकते हो WG। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा गया वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसके पास इतनी एनर्जी थी 10 जूल की, क्लियर। अब ये जब अर्थ को स्ट्राइक कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी पूरी की पूरी जो ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसी पोटेंशियल एनर्जी की तरह की वजह से आ रहा है। तो उस समय पे स्ट्राइकिंग टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए कितना था, ठीक है। और इस एनर्जी में से उसको माइनस कर लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो पता चल जाएगा कि वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स कितना था। वहाँ समझ में आ गई। अब यहाँ से या काइनेटिक एनर्जी K एट स्ट्राइकिंग पोजीशन हाफ mv², तो कितना हो गया बेटा? 1/2। मास कितना दे रखा है? 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपकी? 50। तो 50 का स्क्वायर करोगे आप तो 2500 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आ गया 2.5/2, तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। 1.25 आपका आ जाएगा जूल, ठीक। तो ये तो हो गया आपका। अच्छा, ये रेजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से लॉस हो गया इतना। तो आपकी जो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स होगा WR, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 और दिस, तो ये आ जाएगा 8.75। लेकिन ये वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स का क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है और फोर्स किधर लग रहा है? रेजिस्टिव फोर्स ऊपर। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि W इक्वल्स टू क्या होता है? FD cos थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री तो वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब फोर्स इधर है और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका मतलब उसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स का ये वर्क डन हो गया, और इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन ये हो गया। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये भी कोलिजन से ही बेस्ड है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कोलिजन और पावर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collide with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then value of coefficient of restitution E will be, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये है, a block of mass m collide with another stationary block having mass 4m. एक ब्लॉक है 4m, ये इसकी वेलोसिटी 0 है और ये है m, ये आपका मूव कर रहा है। इसका समझिए u2 क्या है? 0, और un की वैल्यूज देखते हैं क्या दिया हुआ है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद m की जो वेलोसिटी है ये v1 मान लीजिए 0 आपका हो गया, ठीक है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, ये आपको दे रखा है v, ठीक। देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है। तो E इक्वल टू याद होना चाहिए आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये तो पहले आप ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अच्छा, पूछा क्या गया बेटा इसमें? एक मिनट। अच्छा, ये पूछा गया, और दूसरी चीज़
तो सेकेंड ब्लॉक के बारे में, ये जो 4m है इसके बारे में क्या कहा गया है, ये तो रेस्ट में आ गया, ठीक है। और इसके हैविंग द ब्लॉक मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक 4m, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज v, देन द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन इज दिस। चलिए v2 के बारे में कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v2 है, क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए सबसे पहले कि ये तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, m इंटू वी, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, चाहे तो लिख लीजिए, प्लस 0 बिफोर कोलिजन हो गया, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा 0 प्लस 4m v2 मान लीजिए, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, m तो कैंसिल हो गया, तो v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा v/4। ये वेलोसिटी आ गई, मतलब ये वेलोसिटी आपकी आई v/4। यहाँ पे पुट कर लीजिए, e की वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यूज कितनी आ गई v/4, माइनस v1 की वैल्यूज कितनी है बेटा 0, अपान u1 की वैल्यूज कितनी है v, माइनस u2 की वैल्यूज कितनी है 0। तो ये आ गया आपका कितना v/4 और अपान v, इसका मतलब 1/4। तो इसका मतलब e की वैल्यू आ गई 1/4, या आप कर सकते हैं 0.25। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है या, ठीक है डेसिमल में दे रखा है बेटा, तो e की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फार्मूला और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये वेलोसिटी दे नहीं रखी है, तो इसी के टर्म में आपकी आई, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है बेटा। ये भी आपका कोलिजन से ही बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग स्पीड u कोलाइड विथ अनदर बॉडी ऑफ b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड elastic in nature. After collision, the fraction of energy lost by the colliding body is, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बॉडी आपका है जिसका मास 4m, स्पीड क्या दे रखा है u, दूसरी क्या है, देखिए एक एक चीज़ नोट कर लेते हैं बेटा। बॉडी ऑफ मास 4m, इनिशियल वेलोसिटी u1 क्या दे रखा है u, दूसरी बॉडी आपका क्या है जिसमें दे रखा है ये 2m, इसकी वेलोसिटी दे रखा है 0। कोलिजन के बाद द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लास्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, इस बॉडी को ए कहा गया, ठीक है। अब आपसे सिंपल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा के अपान के इज इक्वल्स टू आपका होता है 1 माइनस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। आप इसमें पुट करिए, देखिए क्या आ रहा है। सिर्फ मास की ज़रूरत होती तो 1 माइनस m1 कितना दे रखा है बेटा 4m, तो 4m माइनस 2m अपान m1 4m प्लस 2m, तो ये हो जाएगा 6m। तो ये कितना आपका आ गया 4 माइनस 2 हो गया, तो 2/6 1/3 हो गया, तो 1 माइनस 1/9 इक्वल टू ये हो जाएगा 8/9। तो ये आपका डेल्टा के अपान के की वैल्यू आ गई 8/9। कोई ऑप्शन देखिए इसमें दिया होगा, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। और कोलिजन को बेटा आपको अच्छे से पढ़ना, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है इसमें, अ फोर्स F इक्वल टू 20 + 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle y equal to 0 to y equal to 1 मीटर इज़। आपसे वर्क डन पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है। W इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ F dy, और लिमिट कितनी दे रखी है y इक्वल टू 0 से 1। F की वैल्यूज पुट कर लीजिए आप, कितना दे रखा 20 + 10y, 20 + 10y dy और लिमिट 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन 20 का कितना हो जाएगा बेटा 20y, और इसका हो जाएगा 10 तो रहेगा ही, y का y² 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5y², और लिमिट कितनी हो गई 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो अपर लिमिट रखेंगे तो 20 + 5 आपका आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 जूल। देखिए कोई ऑप्शन होगा इसमें, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपके वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं नए चैप्टर पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उससे कुछ सवाल शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कम्प्लीटली विद ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम एंड क्लोज्ड at both the end. The tube is then rotated in horizontal plane about one of its end with uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end. ठीक, फोर्स पूछा जा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स F = mR⍵²। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए, ये ऐसे है, एक रॉड है या लिक्विड है, इसमें रॉड में भरा हुआ ट्यूब में, और इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है, ये m क्या होता है, पॉइंट मास है। ये पॉइंट मास नहीं है बेटा, ये आपका एक्सटेंडेड मास है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, रॉड का आपको पता होता है कि L/2 पे होता है, इसकी लेंथ L दे रखा है, तो L/2 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ m, r के जगह पे क्या लेंगे आप, ये डिस्टेंस लेंगे L/2, L/2 ω², तो ये हो जाएगा mL⍵²/2। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास क्या है, एक्सटेंडेड मास है, तो हमेशा इसका मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ कार रन्स एट ए स्पीड ऑफ on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular loop. The average velocity and the average speed for each circular lap respectively is. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। टाइम जो भी रहेगा ये क्या आ जाएगा, 0। तो पहला तो आपका एवरेज जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो गया, 0। ठीक, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड = ठीक है, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2πr/t। तो 2 × 3.18 इंटू रेडियस कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 100 मीटर, अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 62.8। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.28। ठीक है, 3 सॉरी ये बेटा 4 होगा, पाई की वजह से 3.14, और इंटू क्या आ जाएगा, 100/62.8। ये आपका सॉल्व हो गया 10 मीटर/सेकेंड। तो आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, अ रोलर कास्टर इज डिजाइंड सच दैट riders experiences weightlessness as they go round the top of hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of car at the top of the hill is in between and g कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना। तो आपसे स्पीड ऑफ द कार पूछी जा रही है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको। देखिए एट द टॉप जो होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे है, टॉप का मतलब वेटलेसनेस यहाँ पे, ये नॉर्मल होगा, इधर क्या लगेगा बेटा आपका mg है ना। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा यहाँ पे, mg - n = क्या हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, वेटलेसनेस के केस में आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो n = क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आपका आ गया
एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ने एम को उड़ा दिया यहाँ से, तो वी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट आर जी। रेडियस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 20 मीटर, और जी दे रखा है 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा वैल्यूज, जी आपका 10 दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इन बिटवीन पूछा जा रहा है आपसे बेटा। ठीक है, कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आ गई 200। 200 का अंडर रूट लेंगे आप तो 10√2, 10√2 का मतलब 10 इंटू 1.414, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 14.14 आएगा। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट 14 और 15 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी वेलोसिटी का, समझ आ गई। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। दो आपको तो ध्यान रखिएगा, वेटलेसनेस के केस में तभी होता है जब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर वो जैसे एक आपने देखा होगा सर्कुलर एक जो इसका ग्रामोफोन है उसी पे कॉइन आप धीरे से रख रहे हैं, तो कॉइन भी उसके साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और उसको रोक करना फ्रिक्शन। तो आपको ये सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड द सेंटीपिटल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सेंटीपिटल फोर्स, आप कह सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम ने एम को कैंसिल कर दिया, आपको इस क्वेश्चन में रेडियस निकालना था, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, म्यू या म्यू जी अपान वी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बेटा, चूँकि एंगुलर स्पीड दे रखा है तो आप इसको एम वी स्क्वायर बाई आर के जगह पे लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या लिखें आप, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका देखिए एम तो अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जी ग्रेटर आर इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, या म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल्स टू आर। इट इम्प्लाइज दैट आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग के ऑप्शन को देखते हुए आप ये हो जाएगा आर लेस देन आर इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, अदरवाइज आप एम वी स्क्वायर बाई आर भी रख सकते थे और उससे भी निकाल सकते हैं, बट आपके ऑप्शन में चूँकि ओमेगा के टर्म में दे रखा है तो आप ओमेगा के ही टर्म में अपने ऑप्शन को रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा। A particle move in a circle of radius 5 centimeter with constant speed and the time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is, आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक खास बात इसमें बेटा कांस्टेंट स्पीड का है, इसका मतलब यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है रेडियस r इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड। टाइम पीरियड इसका दे रखा है t इक्वल टू 0.2 पाई सेकेंड। ठीक है, द एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो इस केस में ध्यान रखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो भी सेंटीपिटल। ठीक है, जो कि आप पढ़े वी स्क्वायर बाई आर, या इसी को क्या कहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका यहीं से चेंज करें, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा का मतलब क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई टी स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यूज़ कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻2, 2 पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन टाइम पीरियड कितना दिया है 0.2 पाई। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी बेटा, 3.14 पाई रहने दीजिए। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया
और ये आपका 5 इंटू 10⁻⁻2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, और ऊपर जाएगा 10⁻1, 10 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 5 ऑप्शन दिया हुआ होना चाहिए। अच्छा 5 ने दिया बेटा। नियरेस्ट वैल्यू इसके 5 के क्लोज कौन सी है? 4, तो ऑप्शन आप लिखेंगे 4। वैसे वैल्यूज़ क्या आएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट योर ऑप्शन इज़ 4। क्लोज वैल्यूज़ को हमेशा आंसर में लिखते हैं, ध्यान रखिए बेटा। आपने आंसर निकाला 5, बट क्लोज टू दिस आंसर इज़ 4, तो आप ऑप्शन इसका डी लिखेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप करेक्ट वैल्यूज़ निकालें और वह ऑप्शन में ना हो तो क्लोज डेटा, या तो नन ऑफ दीज दिया हो तब तो समझ में आता कि चलो ठीक है नन ऑफ दीज कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a bank curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is. स्पीड ऑफ द कार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर जी टेन थीटा। ठीक है, आर कितना देखा है रेडियस आपका 90, जी कितना है 10, टेन थीटा कितना हो गया 1045, तो 1045 1 होता तो 900 हो गया, 900 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल R if mu s represents the static friction between the road and tire of the car, the maximum speed of the car in circular motion is given by. अब एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, इसमें 3 केसेज होते हैं। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे था। अगर कोई भी कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है और उसका रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन दे रखा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा, सेफ वेलोसिटी v इक्वल टू होता है √rg इंटू म्यू। ठीक, ये तब है जब सिर्फ फ्रिक्शन दिया हो, और अगर आपको बैंकिंग दे रखी है तो फॉर्मूला क्या होता है? आपके क्वेश्चन का ऑप्शन तो यही होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ बैंकिंग दे रखा तो क्या होगा? rg tan थीटा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपका, तो ये इसके जस्ट पहले वाले में। और अगर दोनों दे रखा हो, मतलब बैंकिंग भी दे रखा हो और क्या दे रखा हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा हो, ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज होगा। वो तीसरा केस है, और आगे वो भी पूछा गया। मतलब 3 ही केस होते हैं और तीनों केसेस पे क्वेश्चन पूछा गया। ये 2 क्वेश्चन तो लगातार हो गए। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2016 में पूछा गया है। ठीक है, उसमें क्या होता है फॉर्मूला? दिस इक्वल्स टू होता है आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आई थिंक कब का पूछा है? 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है उस केस में। तो तीनों फार्मूले आपको एक साथ लिख दिया। हालांकि अभी 2018 में इस क्वेश्चन को किया जाएगा, बट ये आप नोट करिए, ये तीनों केस, ये तब जब सिर्फ फ्रिक्शन हो, ये तब सिर्फ बैंकिंग हो, जब फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों हो। आर जी तो सब में रहेगा, तीनों में, बस यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। 2 stones of mass m and 2m are whirled in a horizontal circle. The heavier one of radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times the value of heavier stone. When they experiences same centripetal force, then the value of n is. सेंटीपिटल फोर्स सेम दे रखा। अच्छा, पहले तो डेटा नोट करिए। आपका 2 स्टोन है, एक का मास m है, एक का मास क्या दे रखा बेटा 2m है। हॉरिजॉन्टल हेवियर मास है, रेडियस r/2। इसका रेडियस कितना है r/2। इसका कितना दे रखा है r दे रखा है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स द हेवियर। हेवियर का अगर स्पीड मान लीजिए आपका v है, तो इसका कितना हो जाएगा nv है। और दोनों के सेंटीपिटल फोर्स क्या दे रखे हैं आपके? सेम दे रखे हैं। तो मान लीजिए f सेंटीपिटल फोर्स F इक्वल टू, या F इक्वल टू F डैश कर दे रहे हैं, कोई भी नोटेशन आप लिख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
mv²/r। ठीक, तो यहाँ पे अप्लाई करिए, मास इसका m है, इसकी वेलोसिटी कितनी है nv, तो nv का स्क्वायर, ये mv² हो गया, रेडियस कितना है इसका r, इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए इसका मास कितना दे रखा है 2m, इसकी वेलोसिटी v² अपॉन रेडियस कितना हो गया r/2, तो 2 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, m ने m को उड़ाया, r ने r को उड़ा दिया, यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपका n² v² इक्वल टू 4v²। ठीक, v² ने v² को मार दिया, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, ये आपका हो जाएगा, n की वैल्यूज निकालना था। तो ये ऑप्शन नंबर है इसका आपके पास सेकेंड ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब ये है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव along a circle of radius 6.4 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल becomes 8 × 10⁻⁻⁴ जूल बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ये आपको दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। ठीक, नोट करिए, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁴ जूल, मास कितना दे रखा है 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ kg आपका हो गया, रेडियस कितना दे रखा 6.4 × 10⁻² मीटर। एट कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह है मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, यह है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल आप जो लीनियर मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करेंगे, v² = u² + 2as। ए यहाँ पे आपका कह सकते हैं यही ए टेंजेंशियल होगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 आपको रिवोल्यूशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चूँकि काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, यहाँ पे पुट कर लेंगे और इनिशियल आपका क्या लेंगे हम 0 लेंगे, तो यहाँ से आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग v कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv² इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻⁴। ठीक, मास कितना दे रखा है, तो 2 तो उधर चला जाएगा, m की वैल्यूज़ कितनी है 10 × 10⁻³ इंटू v² इज इक्वल्स टू 2 इधर गया तो हो गया 16 × 10⁻⁴। ठीक है, और यहाँ से आपका आ गया 10⁻² और 10⁻² इधर आएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁻1 आई थिंक v² की वैल्यूज़। ठीक है, देखना बेटा कैलकुलेशन नहीं, माइनस यहाँ से आएगा -2 और इसके नीचे -2, ये आपका यहाँ आएगा -2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली v² का, तो 4 × 10⁻² इक्वल टू ये आपका हो गया 0 + 2 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, और 2 चक्कर के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये बेटा 2 इंटू इसकी वैल्यूज़ कुछ दे रखी है 2 चक्कर के बाद कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, रेडियस तो दे ही रखा है, इससे निकल जाएगा 2 इंटू 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 2 × 2πr। एक रिवोल्यूशन में कितना होता है 2πr, तो 2 चक्कर के बाद ये हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू दे रखी है पुट कर लीजिए, तो इसको आप यहाँ से ये हो जाएगा 2at इंटू 2 ये 2 × 2 4 कर लेते हैं इसको, 4 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस आपका दे रखा है 6.4 × 10⁻², और ये हो गया 4 × 10⁻²। तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 4 × 10⁻² अपॉन 2 इंटू 4 × 3.14 इंटू 6.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कुछ
आनी चाहिए। देखिए क्या आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ऑप्शन आपको क्या दे रखा है बेटा, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था आपका। ठीक है, एक मिनट बेटा, कैलकुलेशन यहाँ ये वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट रखी है, तो ये 16 ही होगा बेटा, ये 16 होगा बेटा, क्योंकि हम लोगों ने वी स्क्वायर की ही वैल्यूज डायरेक्ट निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 इंटू 10⁻⁻², ये आपका 16 इंटू 10⁻⁻², और ये आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए यहाँ से आपका, इस कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है। ये आपका हो गया 10⁻⁻² वी स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, और वी स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻², ये वी स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट पुट किया, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में खासियत ये थी बेटा, कहीं आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ना निकाल देते। थोड़ा सा आपको इसको समझा दूँ, इस टॉपिक को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ सेंटीमीटर आपका फोर्स होगा या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा, और उस केस में आपका एक ही एक्सेलरेशन होता है v²/r। समझ में आ रही बात? और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, सेंटीमीटर भी आएगा। इन दोनों का नेट आप निकाल सकते हैं, ये इक्वल टू होगा ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AT² + AC² होगा। और इसके साथ एक और एक्सेलरेशन आएगा जो कि सर्कुलर का होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। और समझ में आ गई? तो उस केस में AT, AC और अल्फ़ा 3 एक्सेलरेशन होंगे, और ये नेट एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म में। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ आपका ये आएगा। और समझ में आ गई? चलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सेलरेशन वाला अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? सीधे ऑप्शन बेटा आप इसमें टिक कर सकते हैं। फॉर कंप्लीटिंग द लूप द वेलोसिटी शुड बी √5gr, तो डी ऑप्शन होगा। तो इसमें आप याद रखिए बेटा, आप ये कर सकते हैं 0.2rg, और एक वैल्यू और लिख लेते हैं यहाँ 5rg। अगर इससे बड़ी वैल्यूज है, इधर का मतलब ये बनाने का मतलब बेटा इससे बड़ी अगर वैल्यूज है, तो ये आपका कंप्लीट कर लेगा लूप। ठीक है, वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन 5r = 5rg, तो इस कंप्लीटिंग द लूप मतलब आपका कंप्लीट सर्किल करेगा, फॉर कंप्लीटिंग द लूप। ठीक है, और अगर इसके बीच में होगा 2rg से 5rg, तो ये आपका स्लैग कर जाएगा। और अगर इससे छोटा है वैल्यूज 2rg से, तो ये पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ v लेस देन 2rg, तो पेंडुलम होगा। बिटवीन 2rg एंड 5rg स्लैग कर जाएगा, और ग्रेटर देन or = 5rg, तो क्या हो जाएगा आपका ये फॉर कंप्लीटिंग द लूप। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको एक ही साथ बता दिया, हालांकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अ कार इज़ निगोशिएटिंग अ कर्व रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज़ बैंक्ड एट एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द रोड इज़ μs, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको बताया गया बेटा,
कि जब आपका फ्रिक्शन होगा तब क्या फार्मूला होगा, अगर बैंकिंग है रोड में तो फार्मूला क्या होगा, और अगर फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है तो क्या फार्मूला होगा। तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीधे आपको टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, इन अ गिवन फिगर ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट अ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.5, ठीक है। एट ए गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जी आपका है और यहाँ पे पार्टिकल है कहीं दे रखा है, ये कुछ ऐसे दे रखा है, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और इसका रेडियस दे रखा है आपका आर की वैल्यूज़ कैपिटल आर लिख रखा है 2.5 रेडियस दे रखा है बेटा, ठीक है। आपसे स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा ये टोटल एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ही है सीधा सीधा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अदरवाइज एक्सीलरेशन इधर अगर यूनिफॉर्म का होता तो सेंटर की तरफ ही बना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे इसका अगर मैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन पूछूं सेंटर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे आप ए cos 30, है ना, इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। ए दे रखा है कितना है 15, तो ए तो आपको 15 दे रखा है बेटा, ए की वैल्यूज़ है 15, ठीक। तो ये हो गया 15 cos 30 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, √3/2। वेलोसिटी आपसे पूछा गया v और r की वैल्यूज़ कितना दे रखा है 2.5, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा v² = 2.5 मतलब 5/2 हो जाएगा। तो 15 × 5/2 × 2 × √3, ठीक है। तो ये आपका आएगा 75, तो ये 75/4 √3, ठीक है। ऑप्शन क्या डेसिमल में दे रखा है क्या बेटा इसमें, या कैलकुलेशन पूरा करना है, हाँ डेसिमल में दे रखा है आपका, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। 75 ये v² की वैल्यूज़ है, तो v की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे v की वैल्यूज़ ये हो जाएगा √75, √75 का मतलब 5√3, ठीक है। और या v² की वैल्यूज़ ही पहले पूरी निकालनी पड़ेगी, फिर √3 का, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल आ गया है बेटा। 75/4 और √3 की वैल्यू 1.73, ये √3 और √2 की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे v² की वैल्यूज़, और जो भी आएगा रिज़ल्ट इसका अंडर रूट ले लेंगे आप, 75 × 1.73/4, ठीक है। और ये वैल्यूज आपकी सॉल्व होकर आएगी 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टिपिकल था, और बाकी तो ठीक है। तो ध्यान रखिए बेटा ये एक्सेलरेशन इधर है, देखिए सेंटर की तरफ नहीं, अभी आपको मैंने बताया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन होगा सेंटीपिटल और टेंजेंशियल का जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट ही दे रखा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन कई सारे यहाँ होंगे, आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एक तो अल्फ़ा, दूसरा आपका होगा लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल आप जिसको कह सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आपका 80 होगा। फिर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आपका AC होगा। और टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये कितने तरह के एक्सेलरेशन होंगे बेटा, ये √80² + AC², ये चारों तभी आपका आप मिलेगा जब आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सिंपल आपको कहाँ गया, ये आएगा जिसकी वैल्यूज कितनी होती है v²/r, सिर्फ ये आपको होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा एक्सेलरेशन कब और किस डायरेक्शन में लगता है। आगे का क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी लग रहा है। A particle starts with angular acceleration 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इट मूव 100 रेडियन इन ए रैंडम डायरेक्शन, 100 रेडियन इन ए रैंडम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। कोई भी इंटरवल दे रखा 5 सेकेंड, मान लीजिए आपका t2 माइनस t1 दे रखा है। फाइंड आउट द टाइम एट विच द रैंडम इंटरवल स्टार्ट्स। आपको रैंडम इंटरवल पूछा जा रहा है, कब ये स्टार्ट हुआ, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है डेटा। पार्टिकल स्टार्ट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, पहली चीज़। u 0 दे रखी है, ठीक है। u का मतलब वही ओमेगा नॉट है बेटा। स्टार्ट विद द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड। इट मूव इन 100 रेडियन इन रैंडम इंटरवल। आपका t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू दे रखा 5 सेकेंड, पहली चीज़। दूसरा आपका ये बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फ़ा दे रखा है, सॉरी अल्फ़ा दे रखा है, और ओमेगा नॉट जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी है ये आपका 0 दे रखा है। और आपको दे रखा है यहाँ पे 100 रेडियन, ये आपका θ2 माइनस θ1 इक्वल टू दे रखा 100 रेडियन। अब आपसे इतना डेटा देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि फाइंड आउट द टाइम एट विच द रैंडम इंटरवल स्टार्ट। मतलब आपको रैंडम इंटरवल दे रखा है, आपसे उसकी इनिशियल वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब t2 माइनस t1 में से आपसे t1 पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा, या आप इसमें कर सकते हैं, इसमें भी आप पढ़े होंगे। जो इक्वेशन आपका होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर कैसे इसको लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या आता है बेटा अल्फ़ा टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सिमिलर रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में आपका। अब आप ये तो 0 दिया हुआ है तो इनिशियल, तो θ1 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से θ1 ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, हाफ अल्फ़ा t1 स्क्वायर, और θ2 कितना हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा t2 स्क्वायर। आप इसको माइनस कर लीजिए, θ1 θ2 माइनस θ1 निकाल लीजिए, तो θ2 माइनस θ1 इक्वल टू हाफ अल्फ़ा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करिए तो 1/2 अल्फ़ा t2 माइनस t1, और ये हो जाएगा t2 प्लस t1, और इधर हो गया θ2 माइनस θ1। देखिए यहाँ से t2 माइनस t1 दे रखा है, तो t2 प्लस t1 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। t2 प्लस t1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ 2 टाइम्स θ2 माइनस θ1 और ये कितना आएगा 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, अपान में आ जाएगा अल्फ़ा, और इधर कितना आएगा बेटा t2 माइनस t1। वैल्यूज पुट करिए, 2 θ2 माइनस θ1 कितना दे रखा 100, ठीक है, अपान अल्फ़ा की वैल्यूज कितनी है बेटा, देखो यहाँ 2 दे रखा है, और t2 माइनस t1 की वैल्यूज दे रखी है 5। ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 20। अब आपके पास सिंपल इक्वेशन बेटा सॉल्व करना है। देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, t2 माइनस t1 और t1 प्लस t2। देखिए यहाँ t2 प्लस t1 की वैल्यूज़ आपके पास 20 है, और t2 माइनस t1 कितना है, t2 माइनस t1 आपको देखा 5। सॉल्व कर लिए, कैंसिल, 2 t2 इक्वल टू कितना हो गया 25, तो t2 इक्वल टू कितना आ गया 12.5, t2 निकल गया। अब आपको t1 चाहिए, तो t1 इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से पहले इक्वेशन से 20 माइनस 12.5, तो कितना आ गया 7.5। इसका मतलब t1 की वैल्यू 7.5 होगी, जहाँ पे आपका वो जो रैंडम इंटरवल था उसकी इनिशियल वैल्यू 7.5 सेकेंड। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ठीक था, जिसमें आपको समझना था अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, द रेडियस ऑफ सर्किल, एक फिगर दे रखा है, द रेडियस ऑफ सर्किल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। एक फिगर दे रखा है और कहा वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर इन रोटेटिंग पार्टिकल पी इज। एक फिगर है ये, देखिए ध्यान से, इस फिगर में क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस ये आपका दे रखा है, ठीक है। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट किया, किसी टाइम t पर यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, ठीक है, t टाइम पर यहाँ पर है, और आपका इसका कैपिटल T की वैल्यू दे रखा है, टाइम पीरियड 4 सेकंड दे रखा है, इसका रेडियस आपका दे रखा है r इक्वल टू 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहा है वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, ये आपका y दे रखा है और इधर आपका x दे रखा है, ठीक है। तो t टाइम में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। बात समझ में आ गई। ये आपका मान लीजिए y है, तो y प्रोजेक्शन, ये y आपसे पूछा जा रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा ले लें तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन कितना हो जाएगा r, तो y इक्वल्स टू आपका आ गया r cos थीटा, या इसी को आप ले सकते हैं r की वैल्यूज कितनी दे रखी, 3 cos थीटा का मतलब क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा का मतलब ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो 2 पाई कैपिटल टी कितना दे रखा है 4, तो ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पुट कर लीजिए, तो 3 cos पाई टी अपॉन 2, वाई इक्वल टू ये आया आपका आ जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है, ठीक है, इजी है। ये क्वेश्चन आप यूसीएम में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, 2 पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी विथ स्पीड v1 एंड वी वी रिस्पेक्टिवली। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ द सेम। टाइम पीरियड आपको दे रखा सेम, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ वी ऑफ ए एंड वी, कुछ नहीं, एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा जा रहा है, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी। ये क्या होता है बेटा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, तो ये हो गया टी ए और ये हो गया 2 पाई अपॉन टी बी, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका टाइम पीरियड ऑफ वी अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ए, और दोनों का क्या दे रखा सेम, तो हो जाएगा 1:1। ये सिंपल आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मास m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. वायर को आप ऐसे कुछ बांध करके मास को ऐसे इसको रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, वर्टिकल सर्कल ऐसे बन रहा है, ठीक। तो वायर टूटने का चांस कब होगा, जब टेंशन ज़्यादा होगा। तो देखिए कुछ ये है, ठीक है, सपोज करिए कुछ ऐसे है और ये सर्कुलर मोशन आपका, बल्कि 1 मिनट, फिगर और पहले सर्कल ही बना दें, वर्टिकल सर्कल, ठीक है। यहाँ से आपका हैंग किया जाए, मान लीजिए यहाँ पर है किसी टाइम पे, ये एंगल थीटा है, तो एक चीज़ ये बताइए, mg तो नीचे लगेगा इधर, इसका इधर कितना आएगा बेटा, mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा आपका, ठीक है। तो इसका सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, कितना आएगा यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स, टेंशन इसमें कितना आएगा बेटा इधर, ठीक। तो T माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। आपको पता है कि टेंशन मैक्सिमम कब होगा, T मैक्स इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। तो थीटा 0 कब होगा, जब ये कहाँ पे होगा, लोएस्ट पॉइंट पे, इस जगह पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई। तो लोएस्ट पॉइंट पर जब भी होगा ये, तो उस समय टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा तो आपका टूटने के चांस इसके ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बेटा इसका रोटेशन का,
सर्कुलर का, जो कि वो ये है क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ये दे रखा है, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग ए फ्रिक्शन लेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h एज शोन इन द फिगर, जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल टू D, द हाइट h इज इक्वल टू, हाइट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिगर देखिए क्या है, फिगर मैं ड्रॉ कर दूं पहले। ये है h और यहाँ से इसको छोड़ा गया, ठीक है, और कुछ ये दे रखा, यह है A, यह है B, इसका डायमीटर दे रखा बेटा, फिगर ऐसे, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है h की वैल्यूज़ क्या होगी। आपको पता है यहाँ से जब चला ये, तो इसके पास क्या चीज़ थी, पोटेंशियल एनर्जी। h हाइट पे क्या थी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी, और यही एनर्जी इसको किस में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv_L², लोअर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इक्वल टू mgh। तो हमने m को उड़ा दिया यहाँ से। अच्छा, इसको कंप्लीट सर्किल करने के लिए अभी आपको बताया था कि ये इसकी लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v², v इक्वल टू, अभी आपको बताया √5rg। तो यहाँ v² है, तो ये हो जाएगा 1/2 5rg इक्वल टू gh। g ने g को मार दिया यहाँ से, तो आपको r की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी बेटा, d/2, तो ये हो जाएगा 5/4 डायमीटर इक्वल टू h। ये आपका आएगा 5/4d। कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हुआ, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए एक साथ, वर्क पावर एनर्जी और आपका ये जो टॉपिक था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगला चैप्टर आपका या तो रोटेशन कराया जाए, या आपका एक बचता है मैकेनिक्स में और इधर का ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। तीनों दोनों टॉपिक में से कोई एक आपको ले लेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादा, तो एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो, तो जाएगा बट लंबा आपका लेक्चर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो कोशिश करेंगे उसको भी 2 पार्ट में तोड़ा जाए। और बेटा कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप इसी के थ्रू करिए, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इधर उधर से, तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपका टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।